नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी कि जो हमारा BS6 के अंदर जो मेन मॉड्यूल लगा हुआ है जो एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जो BS6 के अंदर जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो ये है, हमारा जो एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है उसको किस तरीके से, यानी कि जो हमारी नॉक्स निकल रही है, यानी कि जो भी हमारे एग्जॉस्ट के अंदर जो हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं, सूट पार्टिकल निकल रहे हैं और जो नॉक्स बन रहा है उनको कैसे उनको दूर किया जा सके, ताकि जिससे क्या हो कि हमारा पोल्यूशन कम से कम पॉल्यूशन प्रदूषित हो। यानी कि जो हमारा BS6 गाड़ियों के अंदर जो मुख्य मॉड्यूल है डीजल गाड़ियों के अंदर, वो है एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट मॉड्यूल या फिर एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी कि इसको EGT या EAGT के नाम से भी हम जानते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा EGT सिस्टम है वो कैसे काम करता है और उसके अंदर कुल कितने भाग मिलकर काम करते हैं और कौन सा भाग किस हाइड्रोकार्बन या किस सूट पार्टिकल को क्या करता है, उसको चेंज करता है, जिससे हमारा जो है वातावरण प्रदूषित ना हो। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा EGT सिस्टम कहाँ पे लगा हुआ है। जो हमारा एग्जॉस्ट गैस यानी कि जो पाइपलाइन है उसके बीच में हमारा EGT सिस्टम लगाया गया। आप जो BS6 गाड़ी जो भी है उनमें देखोगे अलग ही मॉड्यूल टाइप का लगा हुआ है जो काफ़ी कॉस्टली भी है और इसके अंदर अलग अलग भाग मिलकर ये काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर काम करने वाले भाग कौन। हम सभी जानते हैं जब हमारे जो एग्जॉस्ट के दौरान जो कार्रवाई होती है, यानी कि हमारा इंजन चलता है, इंजन के दौरान क्या होगा, सक्शन होगा। सक्शन के दौरान क्या होगा, जो हमारा एयर है वो क्या सिलेंडर बोर के अंदर दाखिल होगी, फिर उसके बाद कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एयर का टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर डीजल का स्प्रे दिया जाएगा। डीजल का स्प्रे देने के बाद फिर जो हमें पावर जनरेट होगी और उसके बाद जो जला हुआ धुआं बचेगा, जिसको हम एग्जॉस्ट गैस के नाम से जानते हैं, वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। यदि वो बाहर निकलता है तो उससे क्या होगी, काफ़ी प्रकार के हानिकारक प्रदूषित, जिससे बीमारी और हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नॉक्स है वो क्या है। यानी कि जो हमारे हमें पता है कि हमारे जो वायुमंडल उसके अंदर 70% नाइट्रोजन है और हमें जलने के लिए क्या चाहिए, वो क्या है कि ऑक्सीजन, और को भी ईंधन होगा वो जलेगा तो उससे जलेगा। आपको हम सभी जान जो नाइट्रोजन है वो सामान्य टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करती। यानी कि जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के साथ सामान्य टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करती। लेकिन जैसे हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड से यानी कि काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंचता है तो हमारी ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है और उसके रिएक्शन करने से काफ़ी जो नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो प्रोडक्ट में जो उत्पाद है वो काफ़ी, जैसे NO हो गया, NO2 हो गया और NO3, इस प्रकार से मतलब काफ़ी इस पर इनको क्या गया नॉक्स के नाम से जानते हैं, कि जिसके अंदर जो भी एलिमेंट बन रहे हैं यानी कि उस सभी के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु आपस में मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं। तो उसी के दौरान हमें पता है कि जब हमारा निकलता है कोई भी एग्जॉस्ट गैस निकलेगी, यानी कि जैसे ये मैंने इसको डायग्राम बनाया, ये डायग्राम है आपका जो EGT सिस्टम है उसका, यानी कि जो हमारा EGT सिस्टम है वो उसके अंदर कितने भाग है और कौन कौन सा भाग क्या काम करता है। आप ये डायग्राम के अंदर देखेंगे हमारे एग्जॉस्ट इंजन से, जैसे एग्जॉस्ट या 4 सिलेंडर हो या फिर जो भी 6 सिलेंडर गाड़ी, उसके जो भी एक साइड इंटैक्ट मनीफोल्ड होगा, दूसरी साइड एग्जॉस्ट मनीफोल्ड होगा। तो जो एग्जॉस्ट मनीफोल्ड से जो सभी पाइपों से जो एग्जॉस्ट सिलेंडर बोर्ड होता है वो बाहर निकलेगा, वो किस में आएगा, हमारा जो EGT सिस्टम है इसके अंदर से गुजरता हुआ क्या होगा, बाहर निकलेगा। और इससे बाहर निकलने के बाद जो भी हमारे शूट पार्टिकल या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल है, यानी कि जो वो पार्टिकल जो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं, उन सभी का रिडक्शन करके और उसको एक शुद्ध वातावरण में बदलना है, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो। हम सभी जानते हैं जब हमारा एग्जॉस्ट होता है तो उसके अंदर निकलने वाले कुछ करते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद है सूट पार्टिकल या पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद है नॉक्स, ये हमारा यानी कि जो हमारा मेन है इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो गए। यानी कि नंबर 1 हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो हमारा फ्यूल पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो उसको क्या बोला, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, जो भी क्या होगा हमारे वातावरण के अंदर आने के बाद क्या करेगा, उसको प्रदूषित करेगा। फिर नंबर 2 है सूट पार्टिकल, यानी सूट पार्टिकल यानी धुएं के कण, जैसे कि कोई भी चीज जल रही है तो उसके जो धुएं के कण होते हैं उसी को हम सूट पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो जो सूट पार्टिकल है उनको भी, क्योंकि वो भी अगर वातावरण के अंदर आएंगे तो क्या है, दूषित करेंगे और बीमारियों को जन्म देंगे, तो उनको भी इसके दौरान उसके रिडक्शन किया गया है। फिर नंबर 3 है
नॉक्स यानी कि जो हमारे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हाई टेम्परेचर में जो रिएक्शन करके जो उन्होंने जो तत्व बनाए उनको भी इसके अंदर क्या करना है, तोड़ना है। फिर उसके बाद है ASC यानी अमोनिया स्लेब कैटालिस्ट। ये क्या काम करता है इसके बारे में हम बात करें। अब बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले DOC की, डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट, यानी कि इसके अंदर क्या है कि जो हमारा डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट है ये क्या काम करता है, जो भी हमारे एग्जॉस्ट गैस के दौरान जो सोड पार्टिकल यानी कि जो भी हानिकारक जो निकल रहे थे उन सभी क्या किया है, इस सिस्टम के दौरान सभी को अलग अलग ट्रीटमेंट किया गया है उनका, यानी कि हाइड्रोकार्बन का अलग ट्रीटमेंट किया गया है, सोड पार्टिकल का अलग ट्रीटमेंट किया गया है और नॉक्स का अलग ट्रीटमेंट किया गया है। इन सभी को तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट करने के बाद ही इसको एक असेंबली बना दिया, एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट मॉड्यूल या एग्जॉस्ट आफ्टर गैस ट्रीटमेंट सिस्टम। तो ये पूरा है। अब सबसे पहले बात करते हैं DOC। DOC क्या है? DOC क्या है कि एक हाई टेम्परेचर, इससे पहले इसमें लगने वाला सामान क्या है, इसके अंदर हाई टेम्परेचर जनरेट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले बात करें तो नॉक्स अपस्ट्रीम, यानी कि जो नॉक्स जो सेंसर लगे होते हैं फर्स्ट में और एक लास्ट में, जो क्या करता है कितनी अप हो रही है, यानी कि जो नॉक्स हमारे बाहर अंदर आ रही है वो कितनी उसकी मॉडल वो ECU को सूचना देगा। यानी कि जो पूरा कंट्रोल है वो किसके द्वारा होगा, ECU। यानी कि जो ECU के दौरान ही पूरा क्या होगा, उसी के ऑपरेटिंग, उसी को सेंसर सूचना देंगे और वही क्या करेगा, जो हमारा ECU है वो उसको पूरे को मॉड्यूल को ऑपरेट कराएगा कि कहाँ पे क्या किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कहाँ टेम्परेचर कम है, कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, उसी के दौरान किसका मॉड्यूल का जो यूरिया इसका छिड़काव करना कैसे रिएक्शन होगी। तो इसके बाद इसमें होता है टेम्परेचर सेंसर। इसमें कुल प्रकार के 7 सेंसर लगे होते हैं टेम्परेचर सेंसर, T4, T5, T6 और एक T7, यानी कि इनको अलग अलग टेम्परेचर सेंसरों के लिए अलग अलग जगह पे निर्देशित किया गया है। फिर उसके बाद है DPF फिल्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ये किस पे काम करता है, ये सोड पार्टिकल को खत्म करने का काम करता है। ये एक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के यानी कि डिफरेंट प्रेशर सेंसर के ऊपर काम करता है कि एक साइड कम है एक साइड ज़्यादा, उसी की सूचना देती है, ECU को सूचना देगा, उस हिसाब से ये जनरेट होगा। फिर उसके बाद है डोजिंग मॉड्यूल है, ये मिक्सर असेंबली है, इसके अंदर जो आएगा वो तो फिर बाद SCR और SCS। तो हम इसका बारी बारी से एक एक का करते जाते हैं कि कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DOC। DOC है डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट, यानी कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, यानी कि मैंने आपको पहले बताया इसके अंदर जो भी हमारे सोड पार्टिकल यानी निकल रहे हैं जो हानिकारक जो सभी को अलग अलग हिस्सों के अंदर तोड़कर उनका ट्रीटमेंट किया गया है। तो सबसे पहले जो लगाया वो है DOC। DOC क्या है कि डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है यानी कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर रिएक्शन होगी, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन हमारा ECU यानी कि इसने इसको ECU को सूचना दिया कि आपका इतना हाइड्रोकार्बन जो है जो अनबर्न हाइड्रो बाहर आ रहा है। तो उसके बाहर आने से क्या होगा, इसके जो टेम्परेचर सेंसर है, इसके टेम्परेचर सेंसर के दौरान इसके टेम्परेचर हुआ T5, इसके अंदर टेम्परेचर इतना हैवी कर दिया जाता है कि जिससे क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से वो हो जाता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्लस सोड पार्टिकल। ये क्या होता है, यहाँ पे इन सभी का क्या होता है 30% रिडक्शन हो जाता है। यानी कि जो हमारा DOCO क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन जो निकल रहा है उसको खत्म कर रहा है, साथ में जो हमारे क्योंकि टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होगी, इसकी जो टेम्परेचर T4, T5 सेंसर ECU के आदेश अनुसार काम करते हैं और जिससे क्या होता है जो हमारा DOC है वो क्या करता है, मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन को समाप्त करने की भूमिका को निभाता है। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या करेगा और उसको समाप्त करेगा और उससे कार्बन मुक्त होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है यानी कि हाइड्रोकार्बन को किस में बदल देगा, वो कार्बन के अंदर रिलीज कर देगा। फिर उसके बाद है DPF, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, यानी कि जो हमारे सोड पार्टिकल थे, यानी कि जैसे हमारा एग्जॉस्ट यहाँ से आया, एग्जॉस्ट इसके दौरान आने से जो भी इसके अंदर मान लीजिए हाइड्रोकार्बन होगा, नॉक्स होगा और सोड पार्टिकल, ठीक है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर भी इसको बोल देते हैं PM। तो इसके आने से क्या होगा, जो हमारे 3 आग थे उसके अंदर HC यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। HC को किसने खत्म कर दिया, DOC में, डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट ने। फिर उसके बाद बता हमारा सोड पार्टिकल। सोड पार्टिकल मतलब यानी राख के कण, जो हमारे राख होती है जब जला जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, इसको देखेंगे तो इसकी संरचना एक जाली नुमा टाइप की होती है। जो इस चित्र के दौरान क्या है कि जैसे इसके अंदर दिखाया गया है, ये जो चित्र है इसके दौरान इसमें जाली नुमा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सोड पार्टिकल इसके अंदर आके इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं,
यानी कि जैसे जैसे सूट पार्टिकल इकट्ठा होते जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो क्या होता है, सूट पार्टिकल इसके दौरान इसकी जो बनावट होती है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर की, ये क्या करता है उन सभी को रोकता जाता है। यानी कि जो सूट पार्टिकल है, जो धूल के कण है, उन सभी को अपने अंदर क्या करता है, जमा करने लग जाता है। जैसे ये जमा करने लग जाता है तो जमा करता जाएगा, तो इससे जो हमारे सूट पार्टिकल यहाँ पे रुक जाएंगे और इससे आगे क्या बढ़ेगा फिर, नॉक्स। यानी कि हमारी दो चीजों का कंट्रोल यहाँ पे हो गया, यानी डीओसी ने कंट्रोल कर दिया हाइड्रोकार्बन को और डीपीएफ ने कर दिया सूट पार्टिकल को या पार्टिकुलेट मैटर को। और तीसरा क्या बचा, नॉक्स। नॉक्स हमारा पहुंच गया आगे, नॉक्स आगे पहुंच गया। अब नॉक्स की क्रिया होगी यहाँ पे, तो ये जो यहाँ तक थी, इसके अंदर जो मेन खराबी होती है, जो सबसे बड़ी डीपीएफ फिल्टर। अब मेन जो है डीपीएफ फिल्टर, ये कैसे काम करता है, सबसे मुख्य उद्देश्य इसका ये आजकल जो हमारी गाड़ियाँ उसके अंदर भी जो रीजनरेशन की कार्रवाई कैसे होती है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक ऊपर मिल जाएगा, उसको देख के उस ग्राउंड के अंदर यानी गाड़ी के अंदर हम इसका रीजनरेशन कैसे करते हैं। रीजनरेशन करना, डीपीएफ फिल्टर चौक होना, वो सब इसी की कार्रवाई होती है। ये कैसे काम करता है, अब इसी के बारे में हम जान लेते हैं। जो डीपीएफ फिल्टर है वो क्या करता है कि एक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के ऊपर काम करता है, यानी कि दोनों साइड इसके डिफरेंशियल हो, यानी कि जो डिफरेंट आएगा, यानी कि फर्स्ट रीडिंग और लास्ट रीडिंग के अंदर यदि इसके अंदर डिफरेंट आता है, यानी लीजिए मान लीजिए ये हमारा जो ये डीओसी से आगे आ गया, ये मान लीजिए जो हमारा डीपीएफ हो गया, ये हो गया डीपीएफ। जो डीपीएफ है वो क्या होगा, जो डीपीएफ हमारा उसमें क्या होगा, दो सेंसर लगे, यानी एक तो इसके इस साइड में और एक इस साइड में, और इन दोनों के बीच है ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, यानी कि जो ये हमने देखा ये, यानी डीपीएफ के अंदर क्या लगा, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। ये क्या करता है, इसकी सूचना ईसीयू को जाती है, इसका कनेक्शन क्या है, ईसीयू से। इसका क्या होगा, जब ये 30% से ज्यादा चौक होने लग जाएगा, 25 से 30% के बीच में, यानी कि जब ये चौक होने लग जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर हमारा जो बत्ती है, इसकी जो एक कार्रवाई होती है वो कुछ इस टाइप की मिलेगी आपको। यानी डैशबोर्ड के ऊपर उसका अलग ही, जो मैंने जो रीजनरेशन कार्रवाई है उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो दिया गया है कि ये कैसे काम करता है और इसको कैसे काम आपको करवाना है, और ये कब इसकी ग्रीन पोजीशन, इसकी 3 पोजीशन आएंगी जब आप इसको डैशबोर्ड पे यदि चौक होने लग जाता है, यानी जैसे हमारा डीपीएफ फिल्टर चौक होने लग जाएगा, चौक होने लगने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे गाड़ी का डैशबोर्ड है उसके अंदर इसके सिंबल आने लग जाएंगे। पहले ग्रीन सिंबल आएगा, उसके दौरान फिर उसके बाद येलो और फिर उसके बाद रेड। तो ये कैसे काम करता है उसके दौरान उसमें बताया, फिर भी मैं आपको मोटा तौर बता देता हूँ कि जो हमारा ग्रीन निशान आ रहा है उसका मतलब ये है कि जो हमारा फिल्टर है वो 25 से 30% तक लगभग चौक होने लग गया, यानी कि जो हमारे शॉर्ट पार्टिकल थे वो इसके अंदर जमा होने लग गए। इसके अंदर जमा होने से जो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है, यानी डिफरेंट प्रेशर सेंसर है, वो क्या करेगा, दोनों की रीडिंग पढ़ के ईसीयू को सूचना देगा कि हमारा जो उसके अंदर जो मात्रा आनी चाहिए वो सही नहीं आ रही, तो उसके दौरान क्या करेगा, ईसीयू डैशबोर्ड के ऊपर उसका सिग्नल दिखाना शुरू कर देगा, जिससे ड्राइवर क्या करता है, उसकी कार्रवाई को पूरा करवाता है। तो यदि आपका इसके अंदर ग्रीन सिग्नल आ रहा है, ग्रीन सिग्नल आने का मतलब ये, यदि आपका निशान ग्रीन सिग्नल का दिखा रहा है डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर का, इसका मतलब ये है कि आपका जो फिल्टर है धीरे धीरे चौक होने लग गया है। तो उसके दौरान क्या करना है, उस कंडीशन में आपको गाड़ी को कंटिन्यू रनिंग में रखना है, यानी कि जब तक आपका ग्रीन सिग्नल नहीं हट जाता, ये जो ग्रीन साइन है वो नहीं हट जाता, उससे क्या करना, आपको गाड़ी को कंटिन्यू रनिंग में रखना है। और उसको रनिंग, यदि आप उसको बीच में बंद भी कर देते हैं गाड़ी, तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जैसे मान लीजिए 30% पे आपको डीपीएफ ने ईसीयू सूचना दे दी कि आपका ये जो है वो इतना चौक हो गया 30%, लेकिन आपने जो ग्रीन निशान आया उसके बाद गाड़ी को चला के रखा, तो गाड़ी को चला करके रखने के बाद आपका धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे ही कम होता जाएगा, आपने फिर गाड़ी को बंद कर दिया, यदि कंटिन्यू उसकी प्रोसीजर को पूरा नहीं किया और आपने गाड़ी को बंद कर दिया, तो जहाँ तक जो बचा था वो वापस उसी में रह जाएगा और फिर उस पर धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था, और फिर उसके बाद आपने इग्नोर कर दिया तो उसके बाद ये येलो निशान में बदल जाता है। जैसे येलो निशान का आता है तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन की कार्रवाई। वो एक सामान्य तौर पे एक मैकेनिक या फिर एक ड्राइवर उसको कर सकता है, लेकिन यदि ये रेड निशान हो गया, फिर इसके दौरान इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर आपको जो सर्विस सेंटर है उसके ऊपर इसको ले जाना ही पड़ेगा। तो इसके दौरान क्या था कि जो हमारा येलो निशान आता है उसको रीजनरेशन की कार्रवाई बोलते हैं। रीजनरेशन की कार्रवाई करने से क्या होगा
जो उसके अंदर कैसे होता है, उसके अंदर अलग अलग गाड़ी में अलग अलग फंक्शन है, वो सब डैशबोर्ड पर शो करता है कि आपको ये प्रेस करना है, ये करना है, वो सब इस चीज़ के लिए करता है। तो यहाँ तक जो हमारा डीपीएफ यानी कि हम बात कर रहे थे ईजीटी एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम या मॉड्यूल के बारे में, जिसके अंदर जो मुख्य भाग काम करने वाले हैं डीओसी, डीपीएफ और एससीआर, जो टोटल 4 असेंबली ये 5 भागों के अंदर बना होता है। यानी कि डीओसी अलग होगा, डीपीएफ अलग होगा, ये मिक्सर मॉड्यूल अलग हुआ, उसके बाद एससीआर अलग और एएससी, यानी इस पूरे की एक असेंबली होगी जो आपस में क्रिया करेगी। तो हमने डीओसी ने क्या किया, जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन था उसको कंट्रोल कर दिया, उसको कार्बन के अंदर बदल दिया। डीपीएफ फिल्टर था, जो हमारे शूट पार्टिकल निकल रहे थे उनको क्या किया, कंट्रोल करके यहीं पे रोक दिया। और जैसे जैसे डीपीएफ फिल्टर चौक होता जाएगा उसको क्या होगा, रीजनरेशन कार्रवाई से उसको इसी के अंदर जला दिया जाएगा, ताकि इसका काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है और इसकी कार्रवाई के लिए अलग से सेपरेट, जो मैंने दिखाया है कि गाड़ी के अंदर इसको कैसे करते हैं रीजनरेशन की कार्रवाई। फिर उसके बाद अब है बात मिक्सचर, यानी कि हमने 2 चीज़ों को यहीं कंट्रोल कर दिया। नंबर 3 है नॉक्स, यानी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नॉक्स, यानी नॉक्स को कैसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो सामान्य टेम्परेचर पर तो ऑक्सीजन के साथ किसी प्रकार कोई रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो क्या करता है, 1000 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने के बाद क्या है कि जो नॉक्स है वो हमारा किससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, नॉक्स बनाते हैं, जो हमारे क्लाइमेट और मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एएससी अमोनिया स्लिप कैटालिक, यानी कि जो हमारा अमोनिया स्लिप कैटालिक है उसको भी कैसे कैसे काम करता है। अब बात करते हैं डोजिंग मॉड्यूल की। डोजिंग मॉड्यूल के स्पेशल अलग से वीडियो बनाया मैंने कि वो कैसे काम करता है डोजिंग मॉड्यूल, उसकी सिस्टम कैसे है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे इश्यू कंट्रोल हो रहा है। एक जो हमारा जो यूरिया है उसका कंजप्शन कैसे हो रहा है, यानी कि 1 लीटर पे कैसे हो रहा है, यानी 20 लीटर डीजल कंजप्शन पे 1 लीटर यूरिया कंजप्शन हो रहा है, या फिर 16 लीटर डीजल पे, अलग अलग गाड़ी के हिसाब से अलग अलग कंपनी अलग अलग मॉड्यूल करती है। फिर उसके बाद इसके अंदर कैसे, फिर इसके अंदर यूरिया क्यों डाला गया है, यूरिया या फिर एयूएस, एक्वा यूरिया सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, यानी कि जो हमारा इसके अंदर डलता है वो डलता है एयूएस एक्वा यूरिया सॉल्यूशन, यानी कि इसके अंदर जो हमारा 32% तक क्या होता है, यूरिया होता है, और बाकी हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसी के दौरान इसको बनाया गया है। फिर इसको लिक्विड के अंदर ही क्यों रखा गया है, जबकि इसका यूज तो एनुअल एक्चुअली गैस फॉर्म के अंदर इसका यूज होता है, क्योंकि ये भी गैस आ रही है, जो हमारी आ रही है एग्जॉस्ट गैस आ रही है, यदि इसके ऊपर लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे कार्रवाई होगी। तो जब इसको गैस के रूप में इस्तेमाल करना था तो इसको फिर लिक्विड के दौरान क्यों दिया गया। फिर एससीआर कैसे काम करता है, एससीआर का स्पेशल मॉड्यूल कैसे काम करेगा, उसके दौरान भी एक उस वीडियो के अंदर स्पेशल एससीआर के ऊपर ही टॉपिक पे बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो हमने 2 चीज़ों को कंट्रोल कर दिया, एक हाइड्रोकार्बन को और दूसरा शूट पार्टिकल। अब तीसरा बचा है हमारा नॉक्स। नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ से हमारी जो 3 असेंबली लगी हुई है, ये 3 असेंबली स्पेशल नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए ही लगाई गई है। उसके बाद जो हमारा क्या बनेगा, जो नाइट्रोजन मुक्त होगी और कुछ जो वाटर के कण होंगे और कार्बन जो हमारा उत्सर्जित यहाँ से हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, जो हमारा एससीआर है ये कैसे काम करता है। यानी कि यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा कि जो हमारा शॉर्ट पार्टिकल थे और ये थे। तो अब इसके अंदर बात करते हैं एससीआर। एससीआर कैसे काम करता है, जो डोजिंग मॉड्यूल है उसके लिए एक अलग से यूनिट सेपरेट लगाई गई है, और वो जो यूरिया सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, कैसे काम करता है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे कि जो डोजिंग मॉड्यूल है वो कैसे काम करेगा। जो अब इसके अंदर बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ तक जो डीपीएफ फिल्टर था, डीपीएफ फिल्टर और यहाँ से हमने जो नेक्स्ट सेंसर थे उसके दौरान उसको काम हो गया। जो एससीआर के अंदर अब कैसे कार्रवाई होगी वो हम इस पे बात करते हैं। अब पता है यहाँ पे एक डोजिंग मॉड्यूल लगा हुआ है जिसको हम यूरिया बोलते हैं, एक अलग से टैंक होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। जो डोजिंग मॉड्यूल है उसके दौरान क्या होगा, वो यूरिया का स्प्रे करेगा। स्प्रे किस पे करेगा, जो हमारी नॉक्स बची है, यानी कि जो हमारी यहाँ पे नॉक्स बची हुई है उसी पे। 2 को तो हमने कंट्रोल कर दिया, बचे नॉक्स। नॉक्स क्या करेगा, जो हमारा जो यूरिया सॉल्यूशन है, यानी कि जो यूरिया है वो इसके ऊपर क्या करेगा, स्प्रे करेगा। जो इसके ऊपर स्प्रे करेगा तो जो हमारा नॉक्स है वो क्या करेगा, जो हमारी नाइट्रोजन नॉक्स है उसके अंदर प्लस अमोनिया NH3, यानी कि कई बार क्वेश्चन ये हो जाता है कि जो हमें
जब एससीआर डोजिंग के अंदर जब यूरिया का ही यानी स्प्रे जब उसको गैस फॉर्म के अंदर यूरिया का इस्तेमाल करना था तो उसको लिक्विड के रूप में क्यों डाला गया? क्योंकि जो एक्चुअली जो गैस होती है उसको रखने के लिए बड़े टाइम की आवश्यकता होती है, वो जगह घेरने के लिए काफ़ी उसको जो मेडलिंग करना यानी उसको स्थापित करने के लिए अलग जगह की आवश्यकता होगी, और जो गैस होने के कारण कहीं से लीकेज या फिर उसके चांस है वो खतरा होने के ज़्यादा, इसलिए क्या है कि इसको जो नाइट्रोजन को क्या है लिक्विड फॉर्म में ही इसको यूज किया जाता है। तो इसको यूज करने से जब हमारा जो काम करता है, जो यदि ये रिएक्शन करेगा, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर के ऊपर जैसे आएगी, क्योंकि इसके अंदर भी आगे जो टेम्परेचर मॉड्यूल है, तो इसका छिड़काव क्या करेगा, जैसे किसी गाड़ी सौराज माजदा गाड़ी है उसके अंदर क्या होगा, जब हमारा 20 लीटर डीजल कंजप्शन होगा तब हमारा 1 लीटर जो यूरिया सॉल्यूशन है उसका कंजप्शन होगा। इसका स्प्रे कब होगा, जब टेम्परेचर और उसके नॉक्स के आधार पर इश्यू की सूचना, यानी ये लगातार इसका डोजिंग का स्प्रे नहीं करता, यानी कि ये नहीं कि जैसे ही आपकी गाड़ी चल रही इसने लगातार स्प्रे करना शुरू कर रखा, नहीं, ये इश्यू के आदेश के अनुसार स्प्रे करेगा। यानी इश्यू इसको कंट्रोल, इश्यू क्या करता है, डोजिंग मॉड्यूल को कंट्रोल करता है, और उसी के आधार पर जो हमारी जो डोजिंग मॉड्यूल है वो इसको कंट्रोल करेगी, और डोजिंग मॉड्यूल कंट्रोल करने से जो हमारा नॉक्स है वो क्या होगा, वो इसको एससीआर क्या होगा, सिलेक्टिव कैटलिक रिडक्शन, यानी कि सिलेक्टिव कैटल मतलब किसी एक स्पेशल एक के ऊपर ही काम कर रहा है, यानी कि जो हमारा नॉक्स है वो इसके अंदर सिलेक्टिव है, और कैटलिक रिडक्शन नॉक्स को ही कम करने के लिए एससीआर लगाया गया है। एससीआर का मतलब यानी कि स्पेशल, यानी किसी एक के लिए उसको काम करना। फिर उसके बाद ESC, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही यदि नॉक्स है उसके ऊपर यूरिया का छिड़काव हो रहा है, जैसे ही यूरिया उसके स्प्रे करता है तो कुछ अमोनिया के कण रह जाते हैं, यानी कि गैस फॉर्म में जो अमोनिया कण रह जाते हैं, यदि अमोनिया है वो भी हमारे जो क्लाइमेट और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अमोनिया स्लिप कैटलिक यानी कि जो है उसको भी क्या किया गया है, तोड़ने के लिए भी अमोनिया स्लिप कैटलिक कंट्रोल है वो लगाया गया है। तो यानी कि इस वीडियो में था कि जो हमारा डीओसी, डीपीएफ, एससीआर, एएससी कैसे काम करता है, और जो डोजिंग मॉड्यूल है उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो है, डोजिंग मॉड्यूल कैसे काम करता है, उसके अंदर एससी बायो, उसके अंदर इस ये डीपीएफ वो नहीं, ओनली सिर्फ जो हमारा एससीआर है उसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है कि ये कैसे काम करता है। और उसके बाद जो हमारा आउटपुट है नॉक्स सेंसर, यानी कि नॉक्स डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, यानी फर्स्ट में जो हमारी नॉक्स अप स्ट्रीम थी, यानी कि हाई लेवल बहुत ज़्यादा था, फिर उसके बाद नॉक्स डाउन स्ट्रीम यानी आपकी जो कमी है वो कहाँ तक हुई, यानी 90% तक इसके अंदर जो क्या है नॉक्स को उनको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी 100% तो ये, लेकिन 90% तक क्या है इसमें कंट्रोल किया गया है। यानी जो हमारा डीपीएफ है वो लगभग क्या करता है 30 से उसको क्या करता है 90 यानी कि 90, जो डीओसी है उसको पूरे को कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि डीपीएफ जो सूट पार्टिकल सभी को नहीं होता है, बाकी जो बचा तो बाद में नॉक्स है उसको 99 तक ही क्या कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था दोस्त हमारा एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम, ये कैसे काम करता है उसके बारे में कुछ मुख्य जानकारी। मेन था नॉक्स, नॉक्स क्या है, नॉक्स कुछ नहीं है, नॉक्स जो है कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सामान्य टेम्परेचर पर किसी प्रकार को रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करने लग जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अलग अलग जो उत्पाद है उसके रूप में बनना लग, जो क्लाइमेट और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस सब को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, ईजीटी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो आज के दिन BS6 गाड़ियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और कीमती वो है। तो और अमोनिया स्लिप जो इसके अंदर अमोनिया बचा हुआ है उसको, अमोनिया जो बाहर निकलेगी उसको भी कंट्रोल करने के लिए। फिर दूसरा था कि जब हमारे जो यूरिया है उसको गैस फॉर्म में यूज करना है तो उसको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए रखने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी। यदि लिक्विड कहीं पे लीक हो गया तो इतना दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है, यदि अगर गैस लीकेज होगी तो काफ़ी हानिकारक होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट